हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित यानी मैथ का काफी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें वैसे प्रश्न लिए गए हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका से आपको मैथ यहाँ पे बताया जाएगा ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये क्लास डेली शाम 6 बजे चलता है, तो 6 बजे आप लोग लाइव आके बिल्कुल आप लोग मैथ पढ़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि 3 + √3 - √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। ये जो संख्या दिया गया है ये कौन सी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे √3 है और √3 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय होगा। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पे अपरिमेय टिक लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 प्लस यहाँ पे √3 है और यहाँ पे क्या है -√3। तो यहाँ पे +√3 और -√3 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा कितना, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 कौन सी संख्या है, तो 3 एक क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। काफी चालाकी से आपको यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए एक था यहाँ पे +√3 और एक था यहाँ पे -√3। तो +√3 और -√3 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3 कौन सी संख्या है, तो 3 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या यानी 2 जो लगातार सम संख्या आती हैं उनका मौसक क्या होगा। तो सम संख्या सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया और 8 हो गया। सब में 2 से पूरा आप जब भाग लगाइएगा तो ये पूरा कटेगा, ये कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में और यहाँ पे ये 4 बार में। लेकिन यहाँ पे जब 3 लेंगे, 5 लेंगे, जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो ये जो 2 से भाग लगाएं और पूरा ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या में 2 से भाग लगे और वो पूरी कट जाए तो वो क्या होती है, यहाँ पे सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या होती हैं, यहाँ पे सम संख्या होती है। और भी होती हैं। तो बोल रहा है कि 2 क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। 2 लगातार संख्या लेना है, यानी 2 लिए तो उसके जो लगातार आगे वाला जो होगा सम संख्या उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 और 4 ले लिए, ये क्या है, क्रमिक सम संख्या। अगर इसका हम मौसा निकाल दिए तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे कटाएंगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 कट के कितना आया, यहाँ पे 2 आया। अगर ये नहीं लेना है आपको तो ये यहाँ पे 4 और 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 और 6 भी क्या है, क्रमिक है। यानी 4 के बाद कौन सा सम संख्या आता है यहाँ पे, तो 6 आता है। अगर 4 और 6 का हम मौसा निकालते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 2 और यहाँ पे ला दिए हम 4, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका भी मौसा कितना आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। यानी 2 क्रमिक सम संख्या दिया हो और उसका हमें मौसा निकालना है तो उसका मौसा कितना आता है, यहाँ पे 2 ही आता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है। और 2 क्रमिक विषम संख्याओं का यहाँ पे अगर मौसा पूछ दे कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2 क्रमिक विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये संख्या है 100, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो इसमें से क्या आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 100 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 से आएगा, यहाँ पे 50, 2 से 100 50 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 50 कितनी बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। और 25 किससे कटता है, तो 5 से, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे ये आ गया 2 × 2 × 5 और गुणे यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया।
तो यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 कितना बार है, ये भी 2 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 2। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 ये क्या हो जाएगा, 100 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि 2 कितने बार आया है, तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो 2 लिख के उसके पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार। अगर 5 यहाँ पे 3 बार आता है तो 5 के पावर यहाँ पे कितने लिखते हैं, 3 लिखते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विषम संख्या को निरूपित करता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या है जो विषम संख्या को निरूपित करता है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या दिया होगा उस पे आपको 1 रख के चेक करा लेना है। कितना रख के चेक कराना है, तो हमेशा 1 रख के आप लोग चेक करा लीजिएगा, उतने में ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहली संख्या ले रहे हैं, पहली संख्या कितना है 2m। तो यहाँ पे देखना है कि यह विषम संख्या का रूप है कि नहीं, तो 2 और m की जगह पे आपको कितना रखना है, 1 रखना है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो ये कौन सा संख्या आ गया, ये सम संख्या आ गया। फिर हम यहाँ पे लेंगे 4m का यहाँ पे चेक कराएंगे। m की जगह पे हम कितना लेंगे, 1 ही लेंगे। सब में अगर 1 ले रहे हैं आप तो सब में कितना लेना पड़ेगा, 1 ही लेना है। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको बस 1 रख के चेक करा लेना है कि किस पे सम आ रहा है और किस पे विषम आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। 4 भी क्या है, ये सम संख्या है। 2 भी क्या है, सम संख्या, इसमें 2 से भाग लग जा रहा है, इसमें भी 4 में 2 से भाग लग जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सम संख्या। उसके बाद देखेंगे 6m, तो 6 और m की जगह पे हम फिर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये कितना हो गया 6 हो जाएगा। 6 एकम 6। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 भी क्या है, एक सम संख्या है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3m, तो यहाँ पे देखिए 3 और m की जगह पे रखेंगे हम कितना, 1। 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। और 3 क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे है कि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा विषम संख्या। यानी यहाँ पे जो 3m आप देख रहे हैं ये क्या है, एक विषम संख्या का रूप है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 3m है वो क्या है, एक विषम संख्या का रूप है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले बोर्ड एग्जाम में कि पहचानिए कि कौन सम संख्या का रूप है, कौन विषम संख्या का रूप है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस जो संख्या दिया होगा, m दिया हो तो m पे 1 रखना है, x दिया है तो x पे 1 रखना है, कुछ भी दिया है तो वहां पे जो दिया रहेगा यहाँ पे चर, यहाँ पे जो चर दिया रहता है उसमें आपको क्या करना है, 1 रख के यहाँ पे चेक करा लेना है। तो यहाँ पे m दिया है तो m की जगह पे हम कितना रख के चेक कराएंगे, 1। अब आप 1 रख के चेक कराइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। यानी ये तीनों क्या हो गया, यहाँ पे सम संख्या हो गया। और यहाँ पे जब हम 1 रखे तो ये क्या आ गया, विषम आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या का रूप। पूछ रहा है कि इसमें से कौन विषम संख्या का रूप है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलग है। इसमें से आपको अलग पहचानना है कि इसमें से अलग कौन है। यहाँ पे देखिए 3/5, 3/5 क्या है, ये परिमेय संख्या आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट, यहाँ पे 16 बट्टा यहाँ पे 4 है, तो 16/4। तो यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में है, तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल निकलता है, तो बिल्कुल 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इस पे से रूट हट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल निकलता है तो जी निकलता है, कितने 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, इस पे से भी रूट क्या हो गया, हट गया। तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, रूट 2/5। तो यहाँ पे देखिए जब रूट 2/5 है तो यहाँ पे देखिए रूट से यहाँ पे देखिए रूट 2 है, तो यहाँ पे देखिए रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा, तो इसमें रूट रह ही जाएगा। और नीचे 5 है तो 5, तो जिस भी संख्या में अगर रूट रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और 25/4 भी क्या है, तो ये परिमेय है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25/4 भी परिमेय है, और यहाँ पे 4/2 भी परिमेय है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 भी क्या है, यहाँ पे परिमेय है। तो इसमें अलग कौन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रूट 2 और बट्टा 5 ये क्या है, अलग है। ये अलग कैसे है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग ऐसे आप लोग पहचान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रूट और यहाँ पे पाई, अगर किसी भी संख्या में रूट और पाई लग जाए तो वो क्या होता है, यहाँ पे अपरिमेय होता है। तो एक ऐसे भी होता है
5 पाई बटा यहाँ पे 3 पाई, और एक होता है यहाँ पे 6 पाई बटा यहाँ पे हो जाएगा 7। ये भी पहचानने में आता है कि ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ से देखिए आप लोग इससे पहले पहचानते हैं कि ये कौन सी संख्या है। तो अगर आपको दिख जाए प्रश्न, अगर ऐसे मिल जाए कभी कि 5 पाई बटा 3 पाई ये कौन सी संख्या है, तो आप लोग आसानी से यहाँ से पाई कटा दीजिएगा। जब पाई से पाई कट जाएगा तो ये पाई खत्म हो जाएगा, इसमें से बच जाएगा 5 बटा 3। तो ये 5 बटा 3 कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए पाई से तो पाई यहाँ पे कटेगा नहीं, पाई इसके साथ ही रह जाएगा। जब पाई इसके साथ रह गया तो पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ जो भी रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये परिमेय कैसे हुआ, क्योंकि इसमें से पाई क्या हो गया, कट गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b बटा a होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, और ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में ऐसे सोल्व कर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, -b बटा a। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा हमको क्या करना है, निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालने का मतलब क्या है कि हमको -b बटा a का हमको मान चाहिए। तो यहां से देखिए आप यहाँ पे आप b का मान रख दीजिए, और यहाँ पे क्या रख दीजिए, a का मान आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहाँ पे b और a का मान कहां से आएगा, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। तो x² में यहाँ पे क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वहां पे जहां पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वहां पे 1 होता है। b का मान कितना है यहाँ पे, तो x में कौन गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा b का मान। c का मान कितना होगा, जिसमें x नहीं होता है। तो जिसमें x नहीं है वो कितना है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे देखिए a का मान 1 निकल गया, b का मान 5 निकल गया, c का मान यहाँ पे 8 निकल गया। बस आपको यहाँ पे रख देना है। माइनस पहले से है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। b का मान कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं b का मान यहाँ पे 5 निकला है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। और a का मान कितना है, तो a का मान आप लोग देख सकते हैं, a का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो यहाँ पे -5 बटा 1 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे -5, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये पूछता है इसी में कि अल्फा गुणे बीटा, आप बता दीजिए कि अल्फा गुणे बीटा क्या होगा। तो अल्फा गुणे बीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c बटा a। क्या होता है यहाँ पे, c बटा a होता है। तो अब यहाँ पे आपको c का मान रख देना है, और यहाँ पे a का मान रख देना है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे 8। और a का मान कितना है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं a का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। और 8 बटा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए अल्फा गुणे बीटा पूछता तब इसको हम यहाँ पे करते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का -5, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 2 रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर हो तो इस समीकरण का कितना हल होगा। बोल रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों का आलेख अगर समानांतर हो तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण का कितना हल होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब दो यहाँ पे रैखिक समीकरण का आलेख अगर समानांतर होता है तो ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं काटती हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे से कभी संपर्क में नहीं आती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो जब ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी तो वहां पे हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। अगर यही समीकरण जितनी बार काटती है उतनी ही इसकी क्या होता है, मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक आलेख है, ये कैसा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी है, तो इसका हल कितना निकलेगा। यहाँ पे देखिए ये एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका हल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर ये पे देखिए एक आलेख के ऊपर है, यानी एक संपाती है, 2 आलेख एक ही पे है, तो प्रत्येक जगह यहाँ पे काट रही है, प्रत्येक जगह काट रही है, तो इसका मान कितना होगा, इसका हल कितना होगा, तो अनंत होगा। तो जो रेखाएं अगर यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण हो और वो रैखिक समीकरण 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो, तो वहां पे वो 2 रेखाएं जितनी बार काटेंगी उतनी ही आपका x का यहाँ पे हल होगा। यहाँ पे
हल होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दो समीकरण का यहाँ पे आलेख है, लेकिन ये क्या है, समानांतर है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, तो कहीं भी नहीं काटेगी तो वहां पे हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। एक बार काटेगी, यानी यहाँ पे पूछता है कि अगर आलेख प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी हो तो एक जगह पे काटता है, तो इसका हल कितना होगा, 1 होगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि संपाती हो, तो संपाती में देख सकते हैं प्रत्येक जगह काटती है, क्योंकि एक आलेख के ऊपर ही होती है, तो ये प्रत्येक जगह पे काटती है, जहां से मन आप तहां से आपका आंसर निकल सकता है, यानी इसका अनंत हल होता है। जो संपाती होता है उसका अनंत हल होता है, और यहाँ पे देखिए जो प्रतिच्छेदी होता है उसका 1 हल होता है, और जो समानांतर होता है उसका कितना होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक भी हल नहीं होगा। जो यहाँ पे देखिए दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर हो, तो इसका इस समीकरण का हल कितना होगा, तो एक भी हल नहीं होगा, यानी 0 होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के प्रथम 3 पद निकाले। बोल रहे हैं यहाँ पे एपी के प्रथम पद यहाँ पे कितना दिया है, 2। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी ए के मान कितना निकल गया है, यहाँ पे 2। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सार्व अंतर 3 है। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं हम लोग, डी से, यानी डी का मान यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एपी के प्रथम 3 पद। तो एपी के प्रथम 3 पद कहां से स्टार्ट होगा, यानी पहला पद यहाँ पे ये स्टार्ट होगा। पहला पद निकालना है हमको, पहला पद, फिर यहाँ पे निकालना है दूसरा पद, कोमा लगा के दूसरा पद, फिर यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, तीसरा पद। यहाँ पे क्या निकालना है, तीसरा पद। तो यही है एपी का प्रथम 3 पद, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो यहाँ पे आपको पहला पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तीसरा पद का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए। दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे डी। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे 2d। एक कम कम करके लिखा जाता है। अगर यहाँ पे पूछता है चौथे पद का फॉर्मूला, तो ए प्लस क्या होता है, 3d। अब आपको यहाँ पे ए का मान रख देना है, यहाँ पे ए प्लस डी का मान रख देना है, और यहाँ पे क्या रख देना है, ए और डी का मान रखना है, उसमें डी वाले में 2 से आपको बस गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, तो ऊपर में दिया है 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए का मान रखना पड़ेगा। तो ए का मान यहाँ पे 2 है, और डी का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। कोमा है तो कोमा लगा देंगे। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस इसमें 2 है, फिर से तो 2 और गुणे, यहाँ पे देखिए जो डी है वो 2 में गुणा कर रहा है, तो डी का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, और 3 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो अब इसमें गुणा करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप लोग इसमें जोड़ के गुणा करिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। आगे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गुणा कराना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे गुणा करा के लिख देंगे, 2 है तो 2 को लिख देंगे, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखिए 2 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 5 8 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एपी का यहाँ पे प्रथम 3 पद हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था प्रश्न। तो ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को ही विविधकर बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको विवेचक निकालना है। तो विवेचक कैसे निकाला जाएगा, तो विवेचक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता है आप लोग तो यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे याद भी कर लीजिएगा। b² माइनस 4ac, ऐसे एकदम बिल्कुल प्रश्न आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए विवेचक का तो हम फॉर्मूला लिख दिए, b² माइनस 4ac। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है, और यहाँ पे c का मान रख देना है, और हल कर देना है, बिल्कुल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b का मान कहाँ से आएगा, और a का मान कहां से आएगा, और c का मान कहां से आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है, फिर से वही बता रहे हैं, जो x² में गुणा कर रहा है वो a होगा। तो x² में कौन गुणा कर रहा है, 3 कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर हम लोग को b का मान चाहिए, तो जो x में गुणा करता है वो b होता है। तो b का मान यहाँ पे देखिए कितना है, 2, क्योंकि x में कौन गुणा कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिए जो c का मान कहां से निकलता है, जिसमें x नहीं रहता है वही क्या होता है, c का मान। तो c का मान यहाँ पे आप लोग भूल से भी 1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है, माइनस है, तो आपको माइनस चिन्ह के साथ ही लिखना है आपको। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे b का मान रख देना है,
और यहाँ पे a का मान रख देना है और यहाँ पे c का मान रख देना है। तो b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस जैसा है वैसा ही बिल्कुल आपको यहाँ पे भी लिखना है। 4 है तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये सब क्या है आपस में गुणा में है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा। a का मान कितना है तो बस आपको यहाँ पे देख के लिखना है, 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। c का मान कितना है बस आप देख के लिख सकते हैं, यहाँ पे c का मान -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम -1। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, 2 कितना बार गुणा हो जाएगा 2 बार गुणा। अगर 2 के पावर 3 रहता है तो 2 कितना बार गुणा होता है तो 3 बार गुणा होता है। स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 2 बार ये क्या हो गया गुणा हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर यहाँ पे वैसे ही इसको उतार दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो गया यहाँ पे 4 और ये देखिए गुणा करने से पहले जो ये चिन्ह है ये आपस में गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 तियां कितना हो जाएगा 12, 4 तियां कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और 12 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 12। एक बार और समझ लीजिए, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 4 तियां कितना हो जाएगा 12 और 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और प्लस 12 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको विवेचक या विविधकर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विवेचक या विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, a का मान रख देना है और c का मान रख देना है। और a b c का मान कहाँ से आएगा तो ये जो द्विघात बहुपद, ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसी में से आपको मिलेगा। तो बस आपको a b c जब पता चल जाए, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है और जो यहाँ पे x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं लगा होता है वो c होता है। अब आपको यहाँ पे a b c का मान रख देना है जैसे हम रख दिए हैं, उसको बाद उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पे विवेचक का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा निकल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, यदि L समानांतर है M के, यहाँ पे बोल रहा है जो यहाँ पे L रेखा है ये रेखा और यहाँ पे देखिए जो M रेखा है ये रेखा है, दोनों आपस में क्या है समानांतर है और इसे एक तिर्यक रेखा यहाँ पे देखिए काट रहा है। तो यहाँ पे D का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए जो यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोण यानी एक ही ओर के जो अंदर का कोण बनता है इन दोनों का अगर योग निकाला जाए, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना मिलेगा हम लोग को 180 डिग्री। तो ये अंदर का कोण कितना है 3d प्लस 50 और ये अंदर का कोण कितना है यहाँ पे 2d प्लस 20 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3d और यहाँ पे प्लस 50 डिग्री और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2d और प्लस यहाँ पे 20 डिग्री। इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं वो दोनों कोणों को अगर जोड़ा जाएगा तो इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतः कोण पहला कितना है तो 3d प्लस 50 और इसका अंतः कोण कितना है 2d प्लस यहाँ पे 20 डिग्री। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो इसका मान कितना आएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम क्या कर दिए यहाँ पे लिख के यहाँ पे क्या कर दिए जोड़ दिए, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3d यहाँ पे है और 2d यहाँ पे है, तो 3d और 2d कितना हो जाएगा यहाँ पे 5d और यहाँ पे देखिए डिग्री वाला डिग्री के साथ में जुटेगा। यहाँ पे देखिए d वाला d के साथ में जोड़ दिए तो डिग्री वाला डिग्री के साथ में जुड़ेगा, तो यानी 50 डिग्री और प्लस यहाँ पे 20 डिग्री कितना डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा। और इधर जाएगा, इधर कितना है 180 है तो इधर रख देंगे हम लोग 180। अब देखिए हमको d का मान निकालना है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि d का मान निकालिए। तो d का मान निकालना है तो ये 70 डिग्री को बराबर के क्या करना पड़ेगा उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर बच जाएगा केवल 5d, उधर कितना है पहले से 180 डिग्री तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। और यह देखिए प्लस में है तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बराबर के उधर प्लस में रहता है तो बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बिल्कुल अब घटा लेना है। इधर है 5d
बराबर 100 यहाँ पे देखिए 180 में से जब हम 70 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। 5 देखिए इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री और बट्टा कितना हो जाएगा 5। कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 22 हो गया, यानी d बराबर कितना निकल गया 22 डिग्री निकल गया। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको यही समझना होता है कि अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये जो अंदर का दोनों कोण है, इन दोनों कोणों का अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री ही बनता है। तो ये जो कोण दिया है और ये कोण दिया है, इन दो कोणों को जब आप जोड़िएगा तो ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ये वही काम हम यहाँ पे किए हैं, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, ये दोनों जो दिया है यहाँ पे, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों को जोड़ दिए तो ये कितने बराबर आएगा, तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। फिर आपको क्या करना है, डी वाले को डी के साथ जोड़ना है, तो 3 और तो कितना हो जाएगा 5d, और यहाँ पे देखिए 50 और यहाँ पे 20 डिग्री, 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। और यहाँ पे देखिए d का हमको मान निकालना है तो 70 डिग्री को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 180 में से जब 70 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 110। 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो जब यहाँ पे 5 से कटाएंगे 110 को तो कितना बार में कटेगा 22 बार में, यानी 22 डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं कितना नंबर ये प्रश्न था, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ 11 नंबर है ये प्रश्न। कितना नंबर है ये 11 नंबर। तो ये कितना नंबर प्रश्न है, ये 11 नंबर। तो आइए अब 11 नंबर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, यानी जो ये DE है रेखा वो समानांतर किसके है, BC के समानांतर है। तब x का मान, यानी जो ये x है इसका हमको क्या कर देना है, यहाँ पे मान निकालना है। तो देखिए जब किसी त्रिभुज में यहाँ पे DE समानांतर BC हो जाता है तो इसकी जो भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए भुजाएं कैसी अनुपातिक होगी, तो जो ये AD होगा वो किसके अनुपातिक होगा, तो DB के बराबर होगा, अनुपातिक होता है। यहाँ पे देखिए AD, ये AD किसके अनुपातिक होगा, ये AD भुजा ये किसके अनुपातिक होगा, तो ये DB के बराबर होगा। तो AD अनुपातिक यहाँ पे क्या हो जाएगा DB हो जाएगा। बराबर क्या होता है इधर से यहाँ पे देखिए AE, जो AE भुजा है वो किसके अनुपातिक हो जाएगा, यहाँ पे EC के ये क्या हो जाएगा अनुपातिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AE अनुपातिक यानी बट्टा, यहाँ पे देखिए EC के ये क्या हो जाएगा अनुपातिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे E और यहाँ पे लिख दिए C। अब यहाँ पे बस आपको सबका मान यहाँ पे दिया है, AD x दिया है, DB 16 दिया है, यहाँ पे AE 34 दिया है और EC यहाँ पे 17 दिया है। बस आपको यहाँ पे रख देना है। जब यहाँ पे आप लोग मान रखिएगा तो अपने से x का मान यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए AD का मान, तो AD का मान यहाँ पे देख सकते हैं, AD भुजा का मान कितना दिया है x दिया है, तो हम AD की जगह पे x रख देंगे। और यहाँ पे देखिए DB का मान कितना दिया है 16 दिया है, तो बस आपको अब देख देख के लिख लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। और यहाँ पे देखिए AE का मान, तो AE का मान यहाँ पे कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं 34 है, तो AE भुजा का मान यहाँ पे 34 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए EC भुजा है, तो EC भुजा का यहाँ पे मान कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 17। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब क्या करना है आपको, अगर ये कट रहा है तो आप लोग कटा भी सकते हैं। 17 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो अब ये कितना बच गया x बटा 16 और बराबर के उधर कितना बच गया, ऊपर में 2 बच गया, 17 एकम 17, 17 दूनी ऊपर में कितना हो गया 34, यानी बट्टा के नीचे कितना बच गया 1। ये कट रहा था इसीलिए हम कटा दिए। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए एक में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, किसी भी तरफ से आप लोग कर सकते हैं, पहले 16 में भी कर सकते हैं, x में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x में 1 से गुणा होगा तो x और 16 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 32। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस इस प्रश्न में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे DE समानांतर BC हो जाए तो जो ये भुजाएं होती हैं ये अनुपातिक हो जाती हैं। तो ये भुजाएं कैसे अनुपातिक होती हैं, तो जो AD भुजा है वो किसके अनुपातिक होगा, DB भुजा के, और जो AE भुजा है वो किसके अनुपातिक होगा, यहाँ पे EC के अनुपातिक होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। यहाँ पे हो जाएगा AD बटा क्या हो जाएगा DB अनुपातिक हो गया, और यहाँ पे बराबर किसके होगा, तो इस वाले भुजा के क्या होगा, ये भी बराबर होगा और अनुपातिक होगा। यहाँ पे देखिए AE और बटा क्या होगा EC होगा। बस आपको यहीं पे मान रख देना है AD का, उसके बाद DB का, EE का, उसके बाद EC का। तो बस इसमें मान रख देना है, और जब आप मान रख के सॉल्व कीजिएगा तो जो ये x का मान है वो आसानी से आपको निकल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न।
अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, यदि 5 साइन ए बराबर यहाँ पे 8 कॉस ए हो तो कॉट ए का मान यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साइन ए, यहाँ पे बोल रहा है 5 साइन ए बराबर यहाँ पे 8 कॉस ए है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साइन ए किसके बराबर है, तो 8 कॉस ए के बराबर है। तो हमको यहाँ पे क्या निकाल के दे दीजिए, कॉट ए का मान यहाँ पे निकाल के आप लोग दे दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो ये यहाँ पे साइन है तो साइन को आप लोग इधर भेज दीजिए, और 8 है इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, इधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कॉस ए बटा यहाँ पे क्या होता है, साइन ए होता है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए हम साइन को क्या कर रहे हैं, उधर भेज रहे हैं कि वो कॉट बन जाएगा और आसानी से हम लोगों का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, यहाँ पे देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बटा क्या होता है, साइन है। तो यहाँ पे देखिए साइन को उधर भेज दीजिए, ये गुणा कर रहा है 5 में और ये 8 गुणा कर रहा है इसमें कॉस में। तो यहाँ पे 8 को इधर भेज दीजिए और साइन को क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो इधर बचेगा हम लोगों का केवल 5 इधर बचेगा हम लोग का 5 बराबर इधर हो गया हम लोग का 8 गुणे यहाँ पे हो गया कॉस ए, और बट्टा के नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे जो साइन इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइन है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन है, ये क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और ये 8 है तो 8 गुणे यहाँ पे देखिए कॉस ए बटा साइन है, कॉस ए और बटा साइन है किसके बराबर होता है, ये कॉट ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉट ए। इसी कॉट ए का हमको क्या करना था, मान निकालना था। 8 इधर गुणा कर रहा है तो अब 8 इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 5 बटा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कॉट ए हो जाएगा। आसानी से हम लोग मान निकाल दिए कॉट ए का, यानी 5 बटा 8, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको यहीं पे इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कॉट ए का मान निकालिए। तो कॉट ए का यहाँ पे कैसे मान निकलेगा, तो कॉट ए का मान यहाँ पे क्या होता है, कॉस ए बटा यहाँ पे क्या होता है, साइन ए फॉर्मूला होता है। तो इधर देख सकते हैं आप कॉस ए है, तो बिल्कुल आप जब यहाँ पे इसको साइन को इधर भेज दीजिएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो कॉस बट्टा साइन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। इसीलिए हमको ऐसे लगा कि यहाँ पे कॉट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए, साइन इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भेज दिए, तो साइन को हम इधर भेज दिए, तो केवल बचा यहाँ पे 5, और इधर 8 है तो 8, और इधर आ गए तो कॉस से ए, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए आ जाएगा। जब इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कॉस ए बटा साइन ए करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को कॉट ए, और 8 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बटा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ए, यानी कॉट ए का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सेक ए किसके बराबर है, जो सेक ए है वो किसके बराबर है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 बटा कॉस ए, बी ऑप्शन है 1 बटा कॉस ए के, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 बटा साइन ए, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 बटा कॉस ए के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करके हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न बहुत ही आसान है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। लाइक करने के लिए आपको बोलना पड़ता है, तो बोलना ना पड़े ऐसे, आप लोग प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहाँ पे देखिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।